तो लास्ट क्लास में मैंने आपको ये बताया था कि भाई फॉरेन कंट्री से जो पैसे आते हैं एक्सपोर्ट की वजह से और जो जाते हैं इंपोर्ट की वजह से, दैट क्रिएट्स डिमांड एंड सप्लाई। और जो इंक्रीज डिक्रीज होता है चिल्ड्रन, वो भी इसी की वजह से होता है। अंडरस्टूड दिस? सो लेट्स अंडरस्टैंड कि भाई एग्जैक्टली फॉरेन एक्सचेंज का मतलब क्या है। वैसे तो आप डिमांड सप्लाई डिटर्मिनेशन बहुत कुछ पढ़ चुके हैं, तो कुछ बहुत ज्यादा आप रह नहीं गया इसमें पढ़ने को। सो चिल्ड्रन ऑब्वियस सी बात है, जब भी हम एक कंट्री दूसरी कंट्री के बीच में एक्सचेंज वगैरह करेगी, तो क्या करेंसी उनकी चलेगी या करेंसी हमारी चलेगी, ये एक बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है बेसिकली। सो करेंसी ना उनकी चलती है ना हमारी चलती है, किसी एक की चलती है, एंड दैट करेंसी इज द कॉमन एक्सेप्टेबल करेंसी। हमें लगता है कि हम यूएस से कुछ खरीदें, किसी से भी कुछ खरीदेंगे, लेन देन हमेशा डॉलर में होगा। ये अब सिर्फ किताबों तक सीमित रह गया है, रियल लाइफ में वैसा नहीं होता, और रियलिटी में ऐसा कभी भी नहीं होता था। आई रिपीट, रियलिटी में ऐसा कभी नहीं था ही नहीं, 100 साल पहले भी नहीं था। इट वॉज IMF का SDR, स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स, जो अब बन गया XDR। रियलिटी में वैसे था, बट पब्लिक डोमेन में हम यही बोला करते थे कि देयर आर 4-5 इंटरनेशनल करेंसीज जिनको हार्ड करेंसी बोला गया है। इट वॉज यूएस का डॉलर, रशिया का रूबल, चाइना की कौन सी करेंसी होती है? हाँ, युआन। मैं ये सोच रहा था चाइना का युआन, यस वो दिमाग से स्लिप कर गया। गॉट इट क्लियर? चाइना का युआन, एंड देन यूरोप का यूरो, तो अब आ गया, फेमस हो गया, पहले पाउंड स्टर्लिंग चला करता था, और जापान का येन। इन 5 कंट्रीज को स्टेटस दिया गया था, एक्रेडिटेशन दिया गया था फॉर हार्ड करेंसीज, कि आप दुनिया भर में कोई भी ट्रेड करिए, इन 5 करेंसीज के बदले में ही ट्रेड करेंगे, दूसरा ट्रेड अलाउड नहीं। दादागिरी थी यूनाइटेड नेशंस के थ्रू इन 5 की। अब धीरे धीरे इनकी दादागिरी खत्म हो गई। तो एज ऑफ नाउ, मैंने आपको पहले भी बताया है कि देर आर 18 कंट्रीज इन द वर्ल्ड जहां पे आप रूपी को एक्सचेंज करके अपना ट्रेड कर सकते हैं। इवन आप इंडिया से सऊदी अरेबिया जाइए, दुबई जाइए, जद्दा जाइए, जॉर्डन जाइए, ऑल दैट, तो वहां पे आप अपना रुपये दीजिए और सामान दुकान से खरीद लीजिए, वो आपको अपनी भी करेंसी मांगेंगे नहीं। तो सऊदी अरेबिया जाइए, 2000 रुपए की एक पूरी गड्डी लेके मेरे को भी साथ ले चलिएगा, मैं पैसे पकड़ लूंगा ना, आपसे गिर जाएंगे बच्चे आप। तो फिर वहां पे आप 50,000 का कोई सामान खरीदिए और 25 नोट 2-2 हजार के दे दीजिए, वो लविंगली एक्सेप्ट कर लेंगे आपसे नोट। फिर आपको कहेंगे लो वापस भेजो, इंडिया में जमा करा देना, क्योंकि ये तो बंद होने वाले हैं। समझ में आई बात? जापान के साथ, सॉरी, नेपाल के साथ इंडिया का डिस्प्यूट हो चुका है डिमोनेटाइजेशन के टाइम पे, बिकॉज उनके पास कुछ पुराने नोट आज भी पड़े हुए हैं जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लेने से मना कर दिए। तो अब अगर रिसेंटली आप नेपाल गए हो पिछले 1-2 सालों में बच्चों, तो वहां पे वो 100 रुपए का नोट चलता है, सारे चलते हैं, 500 और 2000 वाले वो लोग लेते ही नहीं है हमारे नोट। तो ये थोड़ा सा डिस्प्यूट चल रहा है उनके साथ। खैर, सो चिल्ड्रन, एवरीबडी नोज दिस कि इंडिया जब भी गुड्स खरीदेगा तो उनको पेमेंट करने के लिए फॉरेन करेंसी चाहिए, क्योंकि ऑपोजिट नेशन अपनी करेंसी मांगेगा, वो हमारी करेंसी नहीं लेंगे। गॉन आर द डेज जब ऐसा चलता था, अब ऐसा कुछ नहीं। बट एग्जाम में मत लिख के आई गए सब चीजें, एग्जाम में वही पुराना बासी सिलेबस पेट खराब करने वाला ही लिखाया जा रहा है। एंड जब हम एक्सपोर्ट करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है, हमारे पास क्या आएंगे उनके यहां से? डॉलर। अच्छा सर, मान लीजिए कोई इंडियन यूएस गया, वो रुपी ले गया, अमेरिकन एयरपोर्ट पे, न्यूयॉर्क एयरपोर्ट पे लैंड किया, उसने जेब से 1 लाख रुपए निकाले और बदले में उसको कुछ डॉलर्स मिल गए, तो अमेरिकन गवर्नमेंट के पास रुपी आ चुका है। अब अमेरिकन गवर्नमेंट उस रुपी का करेगी क्या? जब कोई अमेरिकन इंडिया आएगा तो वही रुपी ले आएगा। बट अगर अमेरिका से इंडिया आने वालों की फ्रीक्वेंसी एकदम नेग्लिजिबल है, एकदम नेग्लिजिबल, तो किसी भी गवर्नमेंट फ्लाइट के पायलट को वो पैसा दे देंगे और बोलेंगे तुम इंडिया जा रहे हो प्लेन फ्लाई करके, वहां पे एयरपोर्ट पे इसको एक्सचेंज करके वापस डॉलर ले आना। गॉट इट क्लियर? बट क्योंकि इकोनॉमीज इतनी वेल वर्स्ड हो चुकी हैं, इतना ग्लोबलाइजेशन है, ऐसी प्रॉब्लम्स कभी आती ही नहीं है। लोग जनरली मिल जाते हैं। आई रिपीट, लोग जनरली मिल जाते हैं। बातें समझ में आई बच्चों? पक्का? कंफर्म? चलिए, सो शैल आई प्रोसीड फर्दर? तो इसी सीक्वेंस में मैं आपको जरा एक डिजिटल करेंसी का भी रूप दिखा देता हूं, कैसे डिजिटल करेंसी काम कर रही है इंडिया में। बताया था ना आरबीआई का ई रूपी आ गया चिल्ड्रन, तो दिस इज आरबीआई का ई रूपी। नजर आया? ये मैं स्क्रीन शेयर नहीं कर सकता बिकॉज ये ऐप सिक्योरिटी रीजंस की वजह से काम नहीं करेगा, तो इसमें मैंने अंगूठा लगा दिया। ये है चिल्ड्रन ऐप, आपको नजर आ रहा होगा। इसमें 4 कॉलम्स हैं, एक है सेंड का, एक है कलेक्ट का, एक है लोड का, एक है रिडीम का। तो मैं यहाँ पे लोड वाले कॉलम पे क्लिक करूंगा, ठीक है। अब आपको देखिए नोट नजर आ रहा है, कितने रुपए का नोट है? 2 रुपए का, और ये 5, और ये 10, देन 20, देन 20 है। आफ्टर 20 चिल्ड्रन, 50 के बाद, 100 के बाद, 200 के बाद, 500 के बाद,
तो सर ये काम कैसे करता है? ये मेरा जो वॉलेट है, दिस इज द वॉलेट बेसिकली, ठीक है, ये वॉलेट मेरा बैंक अकाउंट से लिंक्ड है, ठीक है। अब आपके पास भी ऐसा वॉलेट होगा, तो मैंने इसको ऊपर स्वाइप किया, 2000 रुपये मेरे वॉलेट में ऐड हो गए, 2000 रुपये वॉलेट में ऐड हो गए। तो मैं इसको नीचे क्लिक करूंगा, कंफर्म करूंगा, जब लोड डिजिटल रुपी लिख के आ रहा है ना, अब ये पूछ रहा है बैंक से पैसा निकालना है या किसी गूगल पे के थ्रू, तो मैं यूपीआई के थ्रू, तो मैं अगर बैंक यहाँ क्लिक कर दूंगा चिल्ड्रन, गॉट इट क्लियर, तो मेरे पास एक ओटीपी आएगा, मैं ओटीपी एंटर करूंगा, मेरे बैंक अकाउंट से मेरे ई रूपी वॉलेट में पैसा आ जाएगा। देन सर फिर आप क्या करेंगे? देन इफ आई गो टू सम शॉप, आई गो टू सम शॉप, मैं उस शॉप वाले से कहूंगा भाई तुम पैसे कैसे लेते हो, तो अभी तक तो बोल रहा था कि हम डिजिटल गूगल पे लेते हैं, पेटीएम लेते हैं, बट अब वो बोलेगा हम ई रूपी भी ले लेते हैं। तो फिर यहाँ पे एक बटन है सेंड का, मैं इसको दबाऊंगा, गॉट इट, क्योंकि अभी मेरा वॉलेट खाली है, पैसे हैं नहीं उसमें, तो सेंड जब मैं करूंगा तो उसके वॉलेट में पैसा चला जाएगा। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी इज दिस कि आने वाले टाइम में चिल्ड्रन, ये जो गूगल पे वगैरह आपको नजर आता है ना, ये पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। तो आरबीआई डिपेंडेंसी अपनी रखना ही नहीं चाह रहा किसी के ऊपर, सब सेल्फ सफिशिएंट। और सबसे बड़ा एडवांटेज गवर्नमेंट को क्या है, जो काउंटरफीट नोट बाजार में चलते हैं वो पूरी की पूरी तरह से खत्म। सर इसका काउंटरफीट नहीं बनेगा, बिल्कुल नहीं बनेगा, क्योंकि जो नोट मैं ऊपर नीचे ऐड कर रहा था ये सब डिजिटल है, और इसके पीछे कोड वर्ड है, एनक्रिप्टेड है, जो मेरे को आपको इवन बड़े बड़े कंप्यूटर्स को नजर नहीं आएगा। हैकर से भी ट्राई करवा लिया होगा इन्होंने, और वो इसलिए हैक नहीं हो पाएगा, तो इसका डुप्लीकेशन नहीं हो पाएगा। समझ में आई बात कि नहीं आई? तो मैं जब आपको पैसे भेजूंगा तो क्यूआर स्कैन कोड के थ्रू ही पैसा आपके पास चला आएगा, डिजिटली आपके वॉलेट में पैसा आ जाएगा, और एक एक ट्रैक होगा कौन सा पैसा कहां जा रहा है। तो गवर्नमेंट डजंट नो कि आपने पैसे कमाए, मेरे को दिए, किसको दिए, किसी को नहीं पता, बट इसके थ्रू सब पता रहेगा। तो ये पब्लिक डोमेन में अभी इसी महीने से आना चालू हुआ है, मई जून से। पहले तो ये इंडस्ट्रियल डोमेन में बिजनेसमैन होलसेलर्स के बीच में चल रहा था। दूसरा सबसे बड़ा एडवांटेज बैंकिंग सिस्टम को क्या होगा बताऊं आपको मैं, गूगल पे जब आप यूज करते हैं तो यार गूगल पे इज लिंक्ड विद द बैंक। 500 आपने किसी को दिया, फटाक से पैसा बैंक से निकलेगा, बट उससे पहले बैंक में ही पड़ा था, तो इट वाज अर्निंग इंटरेस्ट, इट वाज अर्निंग इंटरेस्ट। इसमें अगर आपने 5000 रुपए वॉलेट में ऐड कर लिए ना, तो पैसा सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट से निकल के वॉलेट में आ जाएगा। तो बैंक की उस पैसे पे इंटरेस्ट देने की जिम्मेदारी खत्म। तो बैंक ने भी अपने बर्डन को कम कर दिया। अब बेवकूफ बनाया, अकल लगाई, रीड बिटवीन द लाइंस है, तो आप समझ गए होंगे प्रैक्टिकली सरकार पागल बना रही है। इसीलिए मैंने इसको अभी इस्तेमाल नहीं किया, सिर्फ लोड किया था आपको दिखाने के लिए, ताकि आपकी अवेयरनेस थोड़ी सी बढ़ जाए। तो ये मेरे को लग रहा है अंडर कंपल्जन गवर्नमेंट इसको स्टार्ट कर दे, लोग अपना ले, बात अलग है, नहीं तो ये लोगों के लिए बहुत नुकसान का सौदा है। किसी ने 10,000 रुपए भी अगर मान लीजिए अपने वॉलेट में रखे हैं, और इंडिया में ऐसे ज्यादा नहीं 1 करोड़ लोग हों, तो 10,000 इंटू 1 करोड़ कितना हो गया, 10,000 करोड़। 3.5% का सेविंग अकाउंट का इंटरेस्ट है, 3.5% का, समझ में आ रहा है? तो 10,000 करोड़ का 3.5% कितना हो गया, 350 करोड़ रुपए का बैंक का इंटरेस्ट कॉस्ट बच जाएगा। बैंक की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी, आरबीआई की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी, काउंटरफीट नोट कम हो जाएगा, और नुकसान किसको होगा, सेविंग अकाउंट होल्डर्स को। समझे कि नहीं समझे? तो जो पढ़ी लिखी जनता है वो गूगल पे, पेटीएम इस्तेमाल करती रहेगी, ओके, और जो सरकार की चापलूस है हमारी आपकी तरह, वो इसको इस्तेमाल कर लेगी। तो मैंने कहा जरा एक बार टेस्ट करते हैं, तो मैंने 5 रुपए ऐड किया, देखा सेविंग अकाउंट में पैसा निकल गया, फिर मैंने वापस ट्रांसफर किया उसके अंदर। तो रिडीम का भी ऑप्शन होता है, वापस डाल लीजिए। यस, तो आप इसको कैसे यूज कर सकते हैं, यहाँ पे अब मेरा रोल आता है। तो भाई काम तो तुरंत करता है ये। आप किसी शॉप पे गए, आप किसी शॉप पे गए, और आपको लग रहा है वो जो नोट आपको पकड़ा रहा है काउंटरफीटेड है, वो सही नहीं है, तो आप उससे कहे मेरे को नोट मत दो, मेरे को तुम ई रूपी दे दो। वो ई रूपी आपके वॉलेट में डाल देगा, ई रूपी आपके वॉलेट में डाल देगा, आप उसको वहां से अपने बैंक में ले लीजिए। और अगर आप उसको उसमें नहीं लेना चाहते हैं, तो व्हाट यू कैन डू, उसी को खर्च कर दीजिए। समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया? फिर मैंने अपने सीए को फोन किया, मैंने पूछा, मैंने कहा हम अगर वॉलेट में पैसा लेते हैं हमारे अकाउंट में तो आएगा नहीं, वो हमारे अकाउंट में तो हम डालेंगे उसको, तो पैसा कैसे कि जिसने मेरे को पैसे देने हैं वो अपने बैंक से ई रूपी वॉलेट में डालेगा, उसके ई रूपी वॉलेट से मेरे ई रूपी वॉलेट में आएगा, फिर मेरे ई रूपी वॉलेट से मेरे बैंक में जाएगा। तो जब मैं पैसा बैंक में एंटर ही नहीं करूंगा तो बैंक वालों को तो पता नहीं लगेगा, तो मैं अपनी इनकम खा जाऊं, दिखाऊं ही ना किसी को, मैंने आपसे पैसे लिए, गॉट इट क्लियर, वॉलेट में डलवाए पैसे, और आगे मैंने बैंक में ट्रांसफर नहीं लिया, और वही पैसे मैंने खर्च कर दिए कहीं पे। आर पीपल अंडरस्टैंडिंग और नॉट? बट सरकार पागल नहीं है, वॉलेट तो गवर्नमेंट के पास लिंक्ड है आपका, वो प्रेम पत्र भेज देंगे,
ये भाई 2.5 लाख रुपए वॉलेट टू वॉलेट ट्रांसफर हुआ है, इसका ब्यौरा दीजिए हमको जरा आप। अगर नहीं दे पाए तो हम इसको इनकम मानेंगे, लाइए इस पे 75,000 टैक्स, 75,000 पेनल्टी, 1.5 लाख रुपए की चपत चिपकाई जाएगी आपको। तो लोग ऐसा सोचते हैं कि भाई हम वॉलेट टू वॉलेट ट्रांसफर करेंगे, सरकार को पता नहीं लगेगा, पता लग जाता है उनको। खैर, तो ये बात सबको समझ में आ गई। अब आप क्या कर सकते हैं, आपको अगर सामने वाले को पेमेंट करना है और गूगल पे आपको भरोसा नहीं है, व्हाट यू कैन डू, आप अपने बैंक से तुरंत 100, 200, 500, 1000 जो भी है वॉलेट में डालिए और वॉलेट से सामने वाले को पे कर दीजिए। सबसे बड़ी सेफ्टी सिक्योरिटी क्या है, गूगल पे से जब आप किसी को पेमेंट करते हो तो आपका बैंक अकाउंट लिंक्ड है गूगल पे से, तो अगर किसी ने गूगल के सर्वर को हैक कर लिया तो आपके बैंक के डेटा को हैक करना कोई बड़ी बात नहीं है। बट यहाँ पे क्या है, आपका जो अकाउंट है वो आपके ई वॉलेट से परमानेंटली लिंक्ड नहीं है, परमानेंटली लिंक्ड नहीं है। समझ में आई बात कि नहीं? तो यहाँ पे आपके बैंक के हैक होने की संभावना कम है जब तक हैकर्स प्रोग्राम बना नहीं लेते हैं। ओके, चलिए खैर, तो बातों बातों में नई चीजें पता लगी, अच्छी बात है, ये सबको समझ में आ गया। सो एवरी कंट्री हैज देयर ओन करेंसी चल रहे हैं। तो ये जो ई नाच रहा है, बहुत खुश हो रहा है, ये कौन है? यूरो। ये यूरो क्या था पता है सबको? पहले यूके में, ब्रिटेन में, ग्रेट ब्रिटेन में पाउंड स्टर्लिंग चलता था। कुछ लोगों को लगा है जो ब्रिटेन वाले ना अपनी दादागिरी दिखा रहे हैं, तो कुछ कंट्रीज ने बोला बाय, रिटायरमेंट ले लिया, हम आपके साथ नहीं रहेंगे। तो वो थोड़ी मोड़ी छोटी छोटी 5-10 कंट्रीज अलग से बन गई। उन्होंने डिसाइड किया कि हम सबकी एक नई करेंसी होगी, एंड व्हाट इज दैट करेंसी? यूरो। तो तब से यूरो आने लगे। यूरो कोई बहुत पुरानी करेंसी नहीं है। देन वाई वाला चमक रहा है, ये येन है, और ये जो एस घूम रहा है ये डॉलर है, और ये जो ई बना हुआ है समेशन साइन, दिस इज पाउंड स्टर्लिंग, ये ग्रेट ब्रिटेन का है। ठीक, समझ में आ गया? तो यूरोपियन यूनियन का आपने नाम सुना होगा। तो पहले ग्रेट ब्रिटेन बहुत बड़ा सा था, अब अलग हो गया, इंग्लैंड कह रहा है हम अलग और बाकी सब अलग। तो इंग्लैंड स्टिल पाउंड स्टर्लिंग अपनी करेंसी यूज कर रहा है, ग्रेट ब्रिटेन उनकी करेंसी यूज, ग्रेट ब्रिटेन तो वही था ना पहले, बट अब हिस्से हो गए। तो ब्रिटेन जो इंग्लैंड बन गया वो अभी भी पाउंड स्टर्लिंग पे है, और बाकी जो कंट्रीज ने अपना अलग ग्रुप बना लिया वो यूरो यूज करते हैं। फाइन, समझ में आ गया बच्चों? तो भाई क्वेश्चन ये है कि एक्सचेंज रेट डिटरमिन कैसे होगा? एकदम सिंपल लॉजिक है, मैंने आपको एंसेस्ट्रल थ्योरी बताई थी, परचेजिंग पार पैरिटी थ्योरी। चावल के प्राइस से, बर्गर के प्राइस से कैसे भी डिसाइड कर सकते हैं। बड़ी हंसी आई उसको पढ़ते हुए कि भाई ये चावल क्या लेना देना रखेगा करेंसी के प्राइस से, तो उसको अबैंडन किया गया और कौन सी थ्योरी ले आए? मिंट पैरिटी थ्योरी ले आए। फिर लगा ये भी थोड़ी अजीब है, तो इसके बाद कौन सी ले आए? डिमांड एंड सप्लाई। डॉलर्स की डिमांड बढ़ेगी, डॉलर प्राइस विल इंक्रीज, डॉलर्स की डिमांड कम होगी, सप्लाई बढ़ेगी, डॉलर प्राइस वुड डिक्रीज। तो बेसिकली मॉडर्न थ्योरी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई इज यूज्ड बेसिकली। समझ में आ गया? अब सर ये फॉरेन करेंसी मिलती कहां पे है? बता चुका हूं आपको मैं, किसी भी बैंक की ऐसी ब्रांच में जाइए, दोज हु इंडल्ज इन द एक्टिविटीज ऑफ एक्सचेंज ऑफ मनी, तो वो लोग आपको फॉरेन करेंसी दे सकते हैं। इनसे नहीं मिलता तो आप वेस्टर्न यूनियन के ब्रांच में चले जाइए। प्लस अब तो एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने इतना बढ़िया काम किया उन 18 कंट्रीज के साथ। आप दुबई से कुछ इंपोर्ट करना चाहते हैं, मान लीजिए 50,000 रुपए का सामान है रुपए में, तो आप यहां से 50,000 पे करेंगे, वहां पे उनको दिरहम मिल जाएंगे, वहां पे उनको दिरहम मिल जाएंगे। फंडामेंटल लॉजिक इज क्लियर और नॉट? तो अब ये सब जो बुक्स और कॉपीज और सिलेबस में पढ़ाया जाता है ना बच्चों, रियलिटी में बताऊं ये एक्सटिंक्ट हो चुका है, ये चलता नहीं है। व्हाट इट क्लियर? बट क्या करें, सिलेबस अपडेट करने के लिए पहले टीचर को अपडेट करना पड़ेगा, और देश में उतनी रिसोर्सेज नहीं है कि टीचर अपडेट हो जाए। सर क्यों? हम गरीब हैं, पैसा नहीं है एजुकेशन में खर्च करने के लिए, सरकार के पास पैसा नहीं है। मंदिर मस्जिद चर्च गुरुद्वारा बनवाना है, नेतागिरी बनवानी, खूब पैसा उनके पास, एजुकेशन के लिए डोंट हैव मनी। बिकॉज बच्चे अगर पढ़े लिखे हो जाएंगे तो देश छोड़ के चले जाएंगे, अपना काम धंधा सेटअप कर लेंगे, इनका डोमिनेशन कोई झेलेगा नहीं, तो ये कहते हैं कम पढ़ाओ बच्चे को। तो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट इज अ मार्केट विच एक्सचेंजेस ऑल टाइप्स ऑफ फॉरेन करेंसीज। बट ये नहीं है कि आप बैंक गए, एक काम करो 5 लाख ले लो, इतना डॉलर इतना येन ये दे दीजिए, ऐसे नहीं मिलता। आपको कुछ फॉर्म भरने पड़ते हैं, रीजन बताना पड़ता है। एक काम करो 500 करोड़ रुपए लेके हमको डॉलर दे दो, रेस्ट्रिक्शन है कितना डॉलर आप ले सकते हैं, अनलिमिटेड अमाउंट आप नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि लोग अनलिमिटेड अमाउंट अगर लेने लगे, मतलब ढेर सारा पैसा, नॉट अनलिमिटेड, अपने घर में भर लिया उसको, अब बैंक के पास डॉलर है ही नहीं, आप बैंक से बड़े बैंक बन गए, आप डोमिनेट करने लग गए। अच्छा बैंक के पास नहीं है, हमसे ले लो 170 रुपए का $1,
तो इसलिए ये प्रैक्टिसेस अलाउड नहीं है। तो आपको वेज एंड मींस रीजंस बताने पड़ेंगे कि आपको किस लिए फॉरेन करेंसी चाहिए। नहीं हमारा शौक है, अच्छा शौक है तो हम 500 करोड़ चाहिए, ये कौन सा शौक है? शौक नहीं है, स्मगलिंग है, फिर सरकार शौक देगी आपको। ओके, सो देर आर 3 टाइप ऑफ मार्केट चिल्ड्रन जो आपको यहाँ पे मिलती हैं। सर आप 3 बोलते हैं, 2 ही हैं। मैं आपको बता रहा हूँ 3 तरह की मार्केट है चिल्ड्रन। पहली मार्केट आपके सामने नजर आ रही है, दैट इज कॉल्ड एज स्पॉट मार्केट। और दूसरी, गलत जवाब, गलत जवाब, गलत जवाब, दूसरी होती है चिल्ड्रन फॉरवर्ड मार्केट। व्हाट? फॉरवर्ड मार्केट। सर मतलब बहुत एडवांस मार्केट है, बहुत आगे जाके खुली है दुकान सर इनकी। ना ना, नथिंग लाइक दैट। ये मेरा वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक्स है। एंड नेक्स्ट इज फ्यूचर्स मार्केट। अगर आपको 11th क्लास का फाइनेंशियल लिटरेसी का कोर्स याद हो तो मैंने ये बातें आपको वहां बताई थी। खैर कोई टेंशन की बात नहीं है, जो भूल गए भुलक्कर टाइप के थे बिल्कुल परेशान ना हो, मैं फिर से बताने जा रहा हूँ। व्हाट इज अ स्पॉट मार्केट? बड़ा आसान है बच्चों, बड़ा आसान, लिख जरूर लीजिए कॉपी में, क्योंकि आई गिव दिस अनसेट चैलेंज टू एवरीबडी। 11th-12th के लेवल पे टीचर्स के सिर के ऊपर निकल जाता है इसको समझाना। ध्यान से सुनिएगा। मिस्टर एक्स visits a bank. Sir, why not you took Mr. Y? बेसिकली करेंसी एक्सचेंज का काम इंडिविजुअल्स नहीं कर सकते ना, तो मैंने बैंक लिया, ठीक है। विद रुपीज 85,000 on 01.07.2023 and exchanges the same with $1,000. सुनाई पड़ी बात चलन? एक्सचेंज रेट इज $1 इक्वल्स टू ₹85। सो आप बैंक गए, आपने बैंक में पैसे दिए, दैट इज इंडियन रूपी, और उन्होंने बदले में आपको यूएस का डॉलर पकड़ा दिया। क्या बोलते हैं बच्चों इस मार्केट को? स्पॉट मार्केट। क्या बोलते हैं? स्पॉट मार्केट। गॉट इट क्लियर? स्पॉट मार्केट की जगह यू कैन ऑल्सो कॉल दिस एज कैश मार्केट। क्या बोलते हैं? कैश मार्केट। तुरंत तुरंत सारा काम निपट गया आज के आज। व्हेन आई से आज के आज, हो सकता है बैंक बोले भाई आज सैटरडे है, थोड़ा वर्किंग हमारी बिजी है, आप कैश दे दो, हम मंडे को आपको दिलवा देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, वो भी कैश मार्केट और स्पॉट मार्केट ही है। ओके, क्योंकि वो बाय रूल ऐसा नहीं है, वो सिर्फ आपसे कॉर्डियल रिलेशनशिप चाह रहे हैं कि भाई अभी थोड़ा हम बिजी हैं, परसों आ जाइए, तो स्टिल दैट वुड बी कॉल्ड एज स्पॉट मार्केट। सबको इतनी बात समझ में आ गई? पक्का? यहां तक कोई क्वेरी है तो प्लीज आज चलो। चलिए, फॉरवर्ड मार्केट थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, थोड़ा सा एक्स्ट्राऑर्डिनरी है चिल्ड्रन। टेक एन एग्जांपल चिल्ड्रन, टुडे द डॉलर प्राइस इज $1 इक्वल्स टू ₹85 एंड बहुत स्ट्रॉन्ग अपील आ रहा है मेरे अंदर से कि ये डॉलर प्राइस आने वाले टाइम में बच्चों बढ़ के हो जाएगा 94 रुपीज। हाउ मच? 94 रुपी। एंड मैंने आज प्लान किया कि $1,000 का कोई प्रोडक्ट इंपोर्ट करना है यूएस से। करेक्ट? सो चिल्ड्रन हमको यूएस को पैसा देना पड़ेगा एंड पेमेंट इसकी करनी पड़ेगी आफ्टर 1 मंथ। और बहुत स्ट्रॉन्ग अपील है कि 1 महीने बाद डेफिनेटली ये जो डॉलर का दाम है ये बढ़ के कितना हो जाएगा? 94 रुपी। सुनाई पड़ रहा है सबको? सो चिल्ड्रन आज अगर ये सो कॉल्ड ₹85 का है और 1 महीने बाद ये बढ़ के हो जाएगा व्हाट इज कॉल्ड एज 94, तो मेरा 1,000 रुपए का जो मशीन है, प्रोडक्ट है, कुछ भी है, ये आज तो मेरे को 85,000 का पड़ा, आफ्टर 1 मंथ इट विल कॉस्ट मी हाउ मच? 94,000। बैठे बैठाए 9,000 की चपत लग जाएगी। तो आप मेरे को 2 में से एक जवाब दीजिएगा, मैं आज डॉलर्स बैंक से लेकर अपने घर में रख लूं या 1 महीने बाद बैंक जाके डॉलर्स लूं? What should I do? I should exchange my rupee with dollars. 85,000 बैंक को पे करके $1,000 लेके घर में रख लें। 1 महीने बाद जब इंपोर्ट करके मशीन आ जाएगी, पैसा देने का टाइम होगा, उस समय तो डॉलर बहुत स्ट्रॉन्ग अपील है कि बढ़ेगा,
तो मैं अपने एक्सपोर्टर के बैंक अकाउंट में $1000 जमा करा दूंगा, तो मैं लॉस से बच जाऊंगा ना। सही आंसर है, सही आंसर है पक्का। किसी की कोई क्वेरी है, कुछ और बोलना चाहते हैं तो बोल सकते हैं। तो आई शुड बाय देम टुडे, करेक्ट। मनोज जी, अनुराग जी, समृद्धि जी, स्नेहा जी, यशा जी, युग जी, आई शुड बाय देम टुडे। यस सर। पक्का, कंफर्म। चलिए, दूसरी तरफ तो आपने सोचा ही नहीं। आज अगर हम 85,000 रुपीज के डॉलर्स खरीद लेंगे और अपने घर में रख लेंगे, तो 94,000 रुपीज से जो लॉस होगा वो तो बच जाएगा। बट बच्चों, पैसे नहीं ब्लॉक हो जाएंगे हमारे। 85,000 रुपी हमारे घर में रखा रहेगा डॉलर्स के नाम पे, और अगर इस पैसे को हम फिक्स डिपॉजिट कराते, लेटर से 8% के रेट से 1 महीने के लिए, तो ये पैसा हमें कुछ इंटरेस्ट देके जाता है एटलीस्ट। 4 2 8 एंड 4 3 12। सो कितना आ जाएगा बच्चों, जरा इंटरेस्ट का अमाउंट बता दीजिए मेरे को आप। 85,000 का 8% फॉर 1 मंथ, लगभग 567 रुपी। तो अगर मैं 85,000 रुपी आज डॉलर्स में इन्वेस्ट कर दूं, तो आई वुड लूज हाउ मच इंटरेस्ट, 567। और कल को मान लो दाम नहीं बढ़ा, तो कल को दाम नहीं बढ़ा तो ये नुकसान तो हो ही जाएगा। तो कुछ बच्चे बोलेंगे हाँ सर, ये तो हम फंस गए सर। अगर डॉलर आज खरीद के रख लेते हैं तो लॉस ऑफ इंटरेस्ट है, नहीं खरीदते और कल को दाम बढ़ गया तो भी लॉस हो जाएगा। तो किया जाए, इसके लिए सबसे पहले 1840 में चिल्ड्रन शिकागो बोर्ड ऑफ ट्रेड बना। क्या बना? शिकागो बोर्ड ऑफ ट्रेड। वहां पे इस तरह की हरकतें होती थी। कैसी हरकतें होती थी? आई एम अ फार्मर एंड यू आर अ साहूकार। आपने मेरे को कहा ये जो फसल है ये कब तक उगेगी? मैंने कहा कम से कम 3 महीने लगेंगे। अच्छा ये बताओ किसान कितने में बिकेगी? आई सेड एटलीस्ट 5 लाख रुपीज। आपने मेरे साथ एक सौदा कर लिया, ये सारी फसल मैं 5 लाख में खरीदने को तैयार हूं। मैंने कहा अभी तो फसल उगी ही नहीं है, ये आदमी सौदा कर रहा है। मेरे मन में एक बात आई कि ऐसा क्यों कर रहा है। तो मैंने उस पर्सन से पूछा, बुरा मत मानिएगा, मतलब आपसे पूछा, मैं किसान हूं ना, गरीब किसान हूं, तो भाई आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? आपने कहा भाई फसल अगर तुम्हारी बर्बाद हो गई तब भी मैं 5 लाख दूंगा, और अगर फसल बहुत अच्छी हो गई, बाजार में उसका रेट 8-9 लाख हो गया, मैं तब भी 5 लाख दूंगा, तुम्हारा कोई नुकसान नहीं होगा एटलीस्ट। मैंने कहा ये बात तो ठीक है, मैं तो 5 लाख एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, चलो मेरे को 5 लाख मिले, भाड़ में जाओ फसल कितने में बिके, मेरा तो 5 लाख अश्योर्ड मिलना ही मिलना है, जस्ट लाइक एन इंश्योरेंस। आजकल अडानीज और अंबानीज भी यही करते हैं दुनिया में, और किसान का भी कोई नुकसान नहीं होता है। तो अडानी साहब ने किसान से बात कर ली, भाई तेरा सारा एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मैं 10 लाख में खरीद लूंगा, चाहे वेदर कंडीशन कैसी भी हो, वेदर कंडीशन कैसी भी हो। अडानी साहब बहुत पढ़े लिखे जीनियस आदमी है सर, उन्होंने तो सीए किया नहीं, हर सीए थोड़ा जीनियस होता है, व्हाट इट क्लियर। तो बट बिजनेसमैन सारे जीनियस होते हैं, तभी वो बिजनेसमैन है। तो अडानी साहब ने एनालिसिस किया, भाई इंडिया में अगर 500 किसानों के साथ सौदा करेंगे, 10% चांस है फसल डैमेज होने का, 90% तो फसल डैमेज होगी नहीं, और उस 10% का भी हम इंश्योरेंस करा लेते हैं, तो हमारा डैमेज 0 होगा। किसान के पास तो एक ही खेत है, तो उन्होंने किसान को 10 लाख रुपए देके कॉन्ट्रैक्ट लॉक कर लिया। 3 महीने बाद फसल उगी, बहुत बेहतरीन, और 18 लाख रुपए मार्केट प्राइस है। अडानी साहब ने 10 लाख में फसल खरीदी, 18 लाख में बेची, 8 लाख अंदर। एक जगह अडानी साहब को नुकसान भी हो गया, 10 लाख की फसल 1 साल 1 लाख में बस बिकी बाजार में, तो देयर ही सफर्ड लॉस, बट मेजॉरिटी प्लेसेस में प्रॉफिट हुआ। समझ में आया? जहां पे अडानी साहब का फायदा और किसान का नुकसान है, किसान भाग सकता है ना, किसान भाग सकता है। बच्चों बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? किसान को पता लग गया मेरी फसल तो बाजार में 18 लाख की बिकेगी, मैं क्यों अडानी साहब को बेचूं, वो भाग गया, तो अडानी साहब को लॉस हो गया। जहां पे अडानी साहब को लॉस हो रहा है वो भाग सकते हैं, तो यहाँ पे किसान नाराज हो गया, पहले तो बोले थे 10 लाख देंगे, कुछ भी और भाग गए। तो यहाँ पे आपका फायदा नुकसान कवर करने के लिए कोई भी पर्सन है नहीं। इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट्स जो आज किए जाते हैं फॉर फ्यूचर डिलीवरी इज नोन एज व्हाट चिल्ड्रन? फॉरवर्ड मार्केट, जहां पे कोई भी सपोर्ट सिस्टम नहीं होता। आई रिपीट चिल्ड्रन, कोई भी सपोर्ट सिस्टम नहीं होता। तो दिस इज कॉल्ड एज चिल्ड्रन सेल्फ मेड कॉन्ट्रैक्ट्स। समझ में आ गया? बट व्हेन दे कम विद अ लीगल एड एंड चिल्ड्रन, दे आर traded, they are agreed, they are contracted, they are settled, they are talked। सर इतने बड़े बैल नहीं इतना समझा रहे हैं, हम समझ गए। at the platform of stock exchange children, हम इन्हें नाम देते हैं what is called as futures market। तो फॉरवर्ड और फ्यूचर एक ही होता है।
तो सर ये तो हमें कुछ बेटिंग सट्टा जुआ लग रहा है। बिल्कुल, 2001 से पहले इंडिया में इसको सट्टा और जुआ ही बोला जाता था। जो लोग ये हरकतें करते थे उनको जेल होती थी, एज पर इंडियन पीनल कोड, एज पर सीआरपीसी, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर एंड ऑल दैट, उनके ऊपर केस, कोर्ट कचहरी सब चलता था। बट भारत सरकार समझ गई नालायक मानेंगे नहीं, तो उन्होंने इसको लीगलाइज कर दिया। 2001 में सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट में अमेंडमेंट लेके आए और इसको एक बिजनेस बना दिया, और आज ये दुनिया का सबसे बड़ा बिजनेस है चिल्ड्रन, सबसे बड़ा। क्लास के बाद गूगल कर लीजिएगा कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पे डेली फ्यूचर मार्केट कितने की होती है, शायद डेटा आपको लाखों करोड़ में पर डे मिलेगा, पर डे। समझ में आ गया? तो स्टार्ट हुआ था शिकागो बोर्ड ऑफ ट्रेड में किसानों की बातों को लेकर, जीरा, दाल, चावल, इन सब से स्टार्ट हुआ था। उसके बाद मेटल्स आ गए, फिर एक्सपेंसिव मेटल्स, गोल्ड एंड सिल्वर आ गया, धीरे धीरे शेयर्स आ गए। आज रिलायंस का शेयर है 2500 रुपए का, मेरे को लग रहा है भाव बढ़ के 2800 का होगा। सुनाई पड़ी बात है? आपको लग रहा है भाव गिर के 2000 होगा। चलो एक कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं 2600 में, मैं खरीदूंगा और तुम बेचोगे 3 महीने के बाद। 3 महीने के बाद, 3 महीने बाद प्राइस सर 3000 हो गई बाजार में, जाओ 3000 में लेके आओ, मेरे को 2600 में बेचो, तुम्हारा 400 का नुकसान। मैं तुमसे 2600 का खरीदा, बाजार में 3000 में पलटी मार दूंगा, मेरा 400 का फायदा। और अगर तुम भागे तो तुम्हारी ब्रोकर के पास सिक्योरिटी जमा है, उसमें से पैसा काटा जाएगा। सर मैंने ब्रोकर को सिक्योरिटी जमा ही नहीं की, ब्रोकर अपनी जेब से पैसा देगा। और सब ब्रोकर ने भी अगर स्टॉक एक्सचेंज में सिक्योरिटी जमा नहीं की, ऐसा हो ही नहीं सकता, बिना उसके बटन ही नहीं ऑन होगा उसका ट्रेडिंग का। तो ये मार्केट इस मामले में बड़ा ट्रांसपेरेंट और फुल प्रूफ चलता है, यहाँ पे फ्रॉड की कोई गुंजाइश है ही नहीं। आपने 100 करोड़ दिया स्टॉक मार्केट को सिक्योरिटी, 100 करोड़ का धंधा कर लिया, नमस्कार, अब आगे कंप्यूटर आपका काम नहीं करेगा। वो कहावत है ना, जितनी भरी चाबी उतना चले खिलौना, वैसे ही चलता है यहाँ पे भी। सो बच्चों, जब ये स्टॉक मार्केट के प्लेटफॉर्म पे आ गया, काउंटर पार्टी मतलब ऑपोजिट पार्टी रिस्क सपोर्ट करने की बात हो गई, तो हम इसे क्या बोलने लग गए? फ्यूचर्स मार्केट। समझ में आया? तो मान लीजिए सड़क पे घोड़े दौड़ रहे हैं, मैंने आपके साथ बेट लगा ली, 4 नंबर का घोड़ा जीतेगा तो मैं 100 रुपए दूंगा, नहीं जीतेगा तो आप मेरे को 100 देना। ये होता है पूरा का पूरा फॉरवर्ड मार्केट। बट इसी को जब मुंबई महालक्ष्मी रेस कोर्स में किया जाता है तो ये बेटिंग नहीं होता, ये बेटिंग नहीं होता, तब ये बिजनेस होता है, धंधा पानी होता है। तो वैसे ही जब भी हम किसी शेयर, किसी चीज, जीरा वगैरह, चावल, चना एंड ऑल दैट, गोल्ड, सिल्वर एंड ऑल दैट, इस तरह की पर्सनल टॉक्स करते हैं, फायदा हुआ मेरा, आप भाग गए, फायदा हुआ आपका, मैं भाग गया, कोई सपोर्ट करने वाला नहीं हमको, द मार्केट इज नोन एज फॉरवर्ड मार्केट। सर कोड भी नहीं सुनेगा, कोड बोलेगा वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट है, सट्टे का हमसे कोई मतलब नहीं, तुम जानो तो काम जाने। बट अगर आपने किसी ब्रोकर के पास स्टॉक मार्केट के प्लेटफॉर्म पे काम किया, पर्सन भागने से जो आपका नुकसान होता है वो बच जाएगा, वो बच जाएगा। मार्केट ऊपर नीचे जाने जो तो बिजनेस की बात है भाई। सो पीपल अंडरस्टूड व्हाट इज स्पॉट मार्केट, व्हाट इज फॉरवर्ड मार्केट एंड व्हाट इज फ्यूचर। तो सर हमको फॉरवर्ड क्यों नहीं पढ़ाया जाता? फॉरवर्ड रियलिटी में चलता ही नहीं है। फॉरवर्ड इज अनऑर्गेनाइज्ड सिस्टम एंड फ्यूचर इज ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम। समझ में आ गया? समझ में आ गया? पक्का? और ये सबसे ज्यादा काम कौन करते हैं बच्चों? इंपोर्टर्स एंड एक्सपोर्टर्स। तो मैं आपको इसका एक लिटरल एग्जांपल देता हूं, उससे 2 बातें आपको समझ में आएंगी। रेडी? रेडी? चलिए। ऑन 01.07.23 Mr. X imports a machinery from United States of America costing $1 lakh. सुनाई पड़ी बात? Exchange rate as at today is $1 equals to ₹85. सुनाई पड़ गया? And the machinery will be arriving by 01.10.23. That is पूरा जुलाई, पूरा अगस्त, पूरा सितंबर बीत गया, 3 महीने के बाद आएगी। एक्सपेक्टेड एक्सचेंज रेट जो ये मान के चल रहे हैं कि तब तक हो जाएगा $1 इक्वल्स टू 98। तो आज $1 लाख की मशीन, सॉरी $1 लाख की मशीन अगर आती है
और हमको पेमेंट करना पड़े तो 85 रुपीज के रेट से, और आने वाले टाइम पे मिस्टर एक्स का बहुत स्ट्रॉन्ग अपील है कि डॉलर प्राइस बढ़ के 98 हो जाएगा, डॉलर प्राइस बढ़ के 98 हो जाएगा। सुनाई पड़ी बात? सुनाई पड़ी बात बच्चों? तो मिस्टर एक्स के पास दो चॉइसेस हैं, या तो घर से 85 लाख रुपीस निकाले और 1 लाख डॉलर अपनी तिजोरी में भर ले। नुकसान क्या होगा उसको? वो पैसा अगर बिजनेस में लगता तो इट वुड हैव यील्डेड सम प्रॉफिट, या तो वेट करे, घबराता भी रहे, और अगर कल को 98 का डॉलर हो गया, बेचारे को मशीन कितने की पड़ेगी? 98 लाख की, 13 लाख रुपए महंगी आएगी। परेशान है बेचारा, क्या करे? सो ही entered into a contract, इसी को बोलते हैं what children? फ्यूचर्स मार्केट। क्योंकि मैं इकोनॉमिक्स की क्लास में हूं, had it been a stock market class I would have been calling it as what children? डेरिवेटिव्स मार्केट। सर मैथ्स में हम पढ़े हैं डेरिवेटिव, उस डेरिवेटिव की मैथमेटिकल स्किल को ही यूज किया जाता है यहाँ वैल्यूज निकालने पे। एक ब्लैक एंड शोल्स का बड़ा भयंकर फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला दिखा दूंगा तो लोगों को हार्ट अटैक हो जाएगा, इतना भयंकर फॉर्मूला है वो। और इसको बोलते हैं बच्चों एक्सक्लूसिवली, क्योंकि हम करेंसी की बात कर रहे हैं, टाइटल्ड एज करेंसी फ्यूचर्स। व्हाट? करेंसी फ्यूचर्स। हमारे देश में बहुत लेट में आई है, 2008-9 में काम चालू हुआ इंडिया में, पहले हमारे देश में करेंसी फ्यूचर्स चलते ही नहीं। 2001 में तो पूरी फ्यूचर मार्केट आई है, उसके पहले तो फ्यूचर मार्केट ही नहीं थी कुछ, इसको सट्टा जुआ गैम्बलिंग बोलती थी सरकार। तो सो कॉल्ड इसने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया विद मिस्टर वाई। सर क्या कॉन्ट्रैक्ट किया? एक्स को लग रहा है कि डॉलर 85 का बढ़ के 98 हो जाएगा, वाई को भी तो कुछ लग रहा होगा, इसको लग रहा है 85 का, ये पगला गया है, खोपड़े में दिमाग नहीं है, ये गिरेगा और 70 रुपए होगा डॉलर अभी। तो एक्स का स्ट्रॉन्ग अपील है कि डॉलर प्राइस बढ़ेगा, 98 तक जाएगा। वाई की स्ट्रॉन्ग अपील है कि डॉलर प्राइस गिरेगा। दोनों एक दूसरे को मुर्गा समझेंगे, दोनों एक दूसरे को मुर्गा समझेंगे। तो यहां पे अब एक्स बोलेगा आई, दैट इज एक्स विल बाय $1 lakh on 01.10.23 फ्रॉम यू, यू कौन है यहाँ पे? वाई, ठीक है, एट रुपीज। एक्स क्या सोच रहा है? 85 का डॉलर कितना हो जाएगा? 98, और वो सोच रहा है कि 85 का डॉलर कितने का हो जाएगा? 70। ये हो गया कॉन्ट्रैक्ट चिल्ड्रन, जहां पे एक्स ने बोला कि मैं $1 लाख तुमसे 88 रुपीज के रेट में खरीद लूंगा। वाई कह रहा है ठीक है मैं बेच दूंगा। तो सर ये पागल है, क्यों 88 में खरीद रहा है? क्योंकि इसकी अपील है कि ये 98 तक जाएगा। और वाई क्या सोच रहा है? चलो मुर्गा फंसा, मैं तो सोच रहा था 70 रुपए तक भाव गिरेगा, 88 में सौदा सेट हो गया। तो दोनों एक दूसरे को क्या समझ रहे हैं बच्चों? बोथ आर अंडरस्टैंडिंग ईच अदर एज मुर्गा समझ रहे हैं। समझ में आ गया? तो ये होती है फ्यूचर्स मार्केट। सर आगे का भी कुछ बता दीजिए। बिल्कुल बताएंगे, किसने कहा नहीं बताएंगे भाई, बिल्कुल बताएंगे। हो सकता है कि सो कॉल्ड ऑन 01/10/2023 चिल्ड्रन $1 इक्वल्स टू ₹82 हो जाए। यस और नो चिल्ड्रन? यस और नो? हो सकता है $1 चिल्ड्रन इक्वल्स टू ₹88 ही रहे जो इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया था, और ऐसा भी हो सकता है बच्चों $1 इक्वल्स टू सो कॉल्ड 92 हो जाए। तीनों पॉसिबिलिटीज हैं। यस और नो चिल्ड्रन? चिल्ड्रन यस और नो? ऑल थ्री पॉसिबिलिटीज आर देयर, ऑल थ्री पॉसिबिलिटीज आर देयर। सबको समझ में आई बातें चिल्ड्रन? सबको समझ में आई बातें बच्चों? सबको बातें समझ में आई? तो तीनों पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। ऑन 10 अक्टूबर जिस प्राइस पे कॉन्ट्रैक्ट किया था उसके इक्विवेलेंट भी हो सकता है, उससे बढ़ भी सकता है और उससे घट भी सकता है। तो तीनों एग्जाम्पल एक एक करके पढ़ना स्टार्ट करते हैं। रेडी एवरीबॉडी? डॉलर का दाम गिर के 82 हो गया, बट एक्स ने कॉन्ट्रैक्ट कितने में किया था? 88 में।
कंपल्सरली एक्स को 88 में खरीदना पड़ेगा। सर भाग जाए तो स्टॉक ब्रोकर के पास सिक्योरिटी जमा है, कुछ नहीं कर सकते आप। समझ में आया? सर मान लीजिए बहुत प्राइस गिर गए, बहुत ज्यादा लॉस हो जाए, वो डेली बेसिस पे मॉनिटरिंग होती है, पैसा आपसे लेते रहेंगे, आप चीट कर ही नहीं पाएंगे, आप चीट कर ही नहीं पाएंगे। सर स्कैम तो इतने बड़े थे, वो स्कैम दूसरे थे, ये चीटिंग दूसरी है। तो 82 रुपये का डॉलर हो गया, वाई बाजार जाएगा 82 में डॉलर खरीदेगा और एक्स को कितने में चिपकाएगा? 88 में। तो चिल्ड्रन एक्स सफर्स व्हाट? लॉस। कितना? एक्स का बच्चों लॉस हो गया। कितना लॉस हो गया? 88 में खरीदना था और बाजार भाव 82 गिर के हो गया। 6 रुपए का $1 पे लॉस है ना? कितना लॉस हुआ इसका? 6 लाख का, बट कम से कम 88 में मिल तो गया। और ये लॉस अगर एक्स का है चिल्ड्रन, तो इतना ही पैसा कमाया किसने? आंसर, वाई ने इतना ही पैसा कमा लिया। खोपड़े में बात गई कि नहीं गई चिल्ड्रन? खोपड़े में बात गई कि नहीं गई? तो जितना एक्स का लॉस होगा उतना ही वाई का गेन होगा। इज दिस मच अंडरस्टूड वेल बाय ऑल चिल्ड्रन? पक्का? ऐसा क्यों बोल रहे हैं हम लोग? क्योंकि इसने कॉन्ट्रैक्ट कितने में किया था डॉलर खरीदने का? 82 वाई से, और बाजार भाव कितना है? 82। सर तो एक्स बाजार जाके खरीद ले। अरे कॉन्ट्रैक्ट के इससे तो खरीदना ही पड़ेगा तुमको। तो वाई बाजार जाएगा, बाजार मतलब बैंक जाएगा, रुपये देकर 82 में डॉलर खरीदेगा और एक्स को कितने में चिपकाएगा? 6 लाख में। मतलब 6 लाख रुपए का नुकसान होगा, 88 में बेचेगा। सर यहां वाले केस में, यहां वाले केस में देयर इज नो प्रॉफिट और लॉस टू एनीबॉडी। अब डॉलर का दाम कितना हो गया? एक्स का 32 ऑल आउट। वीको बजरदंती के ऐड में आ गया, क्योंकि इसने कितने में कॉन्ट्रैक्ट किया खरीदने का? आंसर चिल्ड्रन 88 में। इसको तो 88 में ही मिलेगा, बट वाई बेचारा बैंक से कितने में खरीद के लाएगा? 92 में। तो चिल्ड्रन हेयर वाई सफर्स लॉस। भाई धंधा पानी है, फायदा नुकसान तो लगा ही रहेगा। तो 88 में इसको बेचना और 92 में खरीदेगा। $1 पे कितने का नुकसान चल रहा है? 4 लाख रुपए का नुकसान है। और यही पैसा किसके लिए गेन है चिल्ड्रन? एक्स के लिए। एक्स ने अपनी वाइफ से बात की, मैं सोच रहा हूं ये फैक्ट्री वैक्ट्री चलाने का काम बेकार है, यही काम करते हैं, करेंसी से पैसा कमाते हैं। मिस्टर एक्स की वाइफ काफी पढ़ी लिखी थी, कह रही मैं तो तुमको इतने साल से बात बोल रही हूँ कि जितना बेनिफिट स्टॉक मार्केट देके जाती है कोई नहीं देके जाता। तो एक्स ने कहा अभी तक तो मैं मशीन खरीदता था, भाड़ में गई मशीन, कल से मेरा धंधा ही यही होगा। समझ में आई बात? तो ये बन गया करेंसी डेरिवेटिव्स का बिजनेस। तो इंडिया में इसको एज अ नीड फॉर पेमेंट इन इंटरनेशनल टर्म्स, इंटरनेशनल करेंसी एक्सपोर्टर्स इंपोर्टर्स किया करते थे, बट जब उनको मजा मिलने लग गया, इसमें प्रॉफिट लॉस होने लग गया, तो उन्होंने इसको अपना बिजनेस बना लिया। और उनकी देखा देखी हमारे आपके जैसे लोगों ने बिजनेस बना लिया। गॉट इट क्लियर? सर ये बढ़िया आइडिया सर, कल से हम भी चालू करेंगे। आग में हाथ डालने वाली बात है, पंगा मत लीजिएगा, लोगों के घर बिक जाते हैं। क्योंकि यहाँ तो क्लासरूम के अंदर 4 रुपए का नुकसान है, डेरिवेटिव मार्केट में मिनिमम सौदा ही 2 लाख रुपए का होता है। 10% में मार्केट एक दिन में ऊपर नीचे चला गया, बैठे बैठे 20,000 रुपए की शपथ लग जाएगी। 10 दिन लगातार मार्केट नीचे चली गई, लोग पुल से कूद के नीचे चले जाते हैं। क्लियर? तो ये बड़े प्लेयर्स का काम है, छोटे मोटे प्लेयर्स का काम नहीं है। छोटा प्लेयर वही एसबीआई की एफडी, म्यूचुअल फंड, एसआईपी, बस उतनी औकात है उसकी। खोपड़े में बात गई कि नहीं गई? समझ में आया? तो जितना छोटा नजर आता है ना, 4 रुपए का नुकसान 5 रुपए, इतना होता ही नहीं है। आपके नुकसान चालू ही लाखों से होते हैं। समझ में आ गई बात? तो ठेठ जुआ, सॉलिड सट्टे का खेल है पूरा पूरा, बट हम इसको फ्यूचर्स मार्केट करेंसी डेरिवेटिव्स का नाम देते हैं, क्योंकि हमने इसके ऊपर कानून बना लिया है। कुछ लोग सट्टे की तरह खेलते हैं, कुछ पढ़े लिखे हिसाब से खेलते हैं। पढ़े लिखे हिसाब से कौन करेगा सर इसको? भाई पहले तो इकोनॉमिक्स पढ़िए ठीक ठाक, इंटरनेशनल ट्रेड को समझिए, बैलेंस ऑफ पेमेंट को समझिए, फिर कंट्रीज की रिपोर्ट्स लीजिए, इंडिया का बिजनेस आने वाले टाइम में किस कंट्री के साथ पनपेगा, किसके साथ नहीं पनपेगा। भाई यूएस के साथ बिजनेस पनपेगा, किस तरह का? एक्सपोर्ट का। ना जाने वाला डॉलर बहुत ऊपर, डॉलर नीचे आएगा, तो नीचे आएगा तो आप मिस्टर वाई बन जाइए। और अगर लग रहा है कि ईरान इराक के साथ बिजनेस है, दुबई के साथ बिजनेस है, दिरहम में सौदा होगा और इंपोर्ट बहुत है, इंपोर्ट बहुत है, तो पेमेंट करने के लिए दिरहम चाहिए, तो दिरहम की वैल्यू बढ़ेगी, फिर यहाँ पे एक्स बन जाइए। स्टडी करनी पड़ेगी। तो जो लोग स्टडी करते हैं वो बिजनेसमैन होते हैं, जो बिना स्टडी के लगाते हैं वो सट्टा होता है उनके लिए। Got it? This is the example of what is called as futures market.
समझ में आया कि नहीं? तो स्टॉक एक्सचेंज का करेंसी डेरिवेटिव्स का एग्जाम भी होता है, इतना आपने पढ़ लिया ना, अब आप पढ़ के मॉड्यूल भी पास कर लेंगे, कोई ऐसी बात नहीं है। तो चलिए इसको कॉपी कर लीजिए, बहुत बढ़िया चीज थी, लिख लीजिए फास्ट। चलिए आगे बच्चों, स्पेलिंग वगैरह ठीक कर लीजिएगा। चलो आगे, क्लियर कर दूं स्क्रीन? सबने लिख लिया? छूटा तो नहीं? चलिए, सो पीपल अंडरस्टूड व्हाट इज स्पॉट मार्केट, व्हाट इज फ्यूचर्स मार्केट। चलिए, और प्लीज बुक खोल के कंपेयर मत करिएगा इस डेटा को, ये इकोनॉमिक्स की बुक में आपको नहीं मिलेगा। सो द फर्स्ट फंक्शन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट इज ट्रांसफर फंक्शन। जब आप पेमेंट करते हैं करेंसी किसी को भी, सो परचेजिंग पावर गेट्स ट्रांसफर्ड। द रीजन इज, ट्रांसफर फंक्शन क्यों बोलते हैं? परचेजिंग पावर ट्रांसफर हो रही है, ओनरशिप उस वेल्थ की ट्रांसफर हो रही है फ्रॉम द बायर जिसने पैसा देना है टू द सेलर जिसको पैसा मिलेगा। Thereafter we have credit function। ये क्या है सर? इंडिया में रेट ऑफ इंटरेस्ट 7.5% है और यूएस में 5% है, तो मैक्सिमम लोग पैसा कहां लगाएंगे? इंडिया में। गॉट इट क्लियर? तो मैक्सिमम लोग कहां पे लोन देंगे अपने पैसे का? इंडिया में। तो दैट इज नोन एज क्रेडिट फंक्शन बेसिकली। और अभी अभी मैंने आपको कुछ मशीनरी के बारे में बताया था बच्चों, सर फिर से बता दीजिए एक बार। चलिए फिर से बताते हैं। हेजिंग फंक्शन यही है बच्चों, हेजिंग फंक्शन यही है। सर कुछ नजर नहीं आ रहा है, आएगा आएगा, बिल्कुल परेशान मत होइए, बिल्कुल परेशान मत होइए। नजर आ गया बच्चों? मिस्टर एक्स ने करेंसी का इस तरह का सौदा करके क्या किया? अपनी मशीन की कॉस्ट को इकोनोमाइज कर दिया, मशीन की कॉस्ट को इकोनोमाइज कर दिया। अगर डॉलर 92 का होता और उसे डॉलर खरीदने पड़ते डेट ऑफ डिलीवरी को 92 के भाव से, तो $1,00,000 92 का मिलता। बिकॉज ही हैज अ कॉन्ट्रैक्ट विद मिस्टर वाई, तो 88 लाख में उसको मिल गए, 88 लाख में मिल गए। 4 लाख की उसकी बचत हो गई कि नहीं हो गई? तो उसने अपने लॉस को खत्म नहीं किया, कम किया। सर आप ऐसा शब्द क्यों बोल रहे हैं? ऐसा शब्द मैं इसलिए बोल रहा हूं बिकॉज हेजिंग का मतलब इज नेवर प्रॉफिट। हेजिंग का मतलब होता है अपने लॉस को कम करना। तो अगर हम इंश्योरेंस कराते हैं अपने बिलोंगिंग्स का, तो क्या करते हैं? अपने लॉस को कम करते हैं, खत्म नहीं करते। सर मतलब ये कि अगर आपने 1 करोड़ रुपए की BMW खरीदी और उसका इंश्योरेंस कराया और आपने लेटर से इंश्योरेंस कंपनी को मान लीजिए 10 लाख रुपए दे दिए, अगर BMW चोरी हो गई, एक्सीडेंट हो गया, कुछ भी हो गया, आपका जाएगा कितना? सिर्फ 10 लाख, उससे ऊपर नहीं जाएगा। तो लॉस इज लिमिटेड टू 10 लाख। और सर अगर चोरी नहीं हुई, गाड़ी एकदम बढ़िया भली चंगी चल रही है, साल 2 साल, हर साल प्रीमियम देना है, तो भी आपका जाएगा 10 ही लाख, उससे ज्यादा नहीं जाएगा। तो हेजिंग इज जस्ट लाइक इंश्योरेंस, आपका लॉस हमेशा कम होता है, आपको प्रॉफिट जनरली नहीं होगा। सो इसी को हम हेजिंग फंक्शन बोलते हैं जो आपने पढ़ा है। सो पीपल अंडरस्टूड व्हाट इज हेजिंग फंक्शन? चलो कंफर्म। चलिए, सो प्राइस कैसे डिटरमिन होती है भाई? ऑब्वियस सी बात है, 2 बातों से डिटरमिन होंगी, वन इज नोन एज डिमांड एंड अदर इज नोन एज सप्लाई। तो फॉरेन एक्सचेंज का पहले तो एक डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। द रेशियो, द रेट एट विच अ यूनिट ऑफ अ करेंसी ऑफ अ कंट्री इज एक्सचेंज विद अ यूनिट ऑफ करेंसी ऑफ अनदर कंट्री। हम अपनी करेंसी को किसके साथ एक्सचेंज करें, किसी की करेंसी को अपने साथ एक्सचेंज करें, इस रेशियो को हम सिंपली बोलते हैं एक्सचेंज रेट। समझ में आ गया? तो बहुत बार मैंने बीच में लिखा ना डॉलर इक्वल्स टू दिस मच एंड ऑल दैट, वो क्या था? वो एक्सचेंज रेट था। ओके, सो कितना पैसा चाहिए इंडिया को जब वो सामान खरीदें, सो कॉल्ड कहां से उनको ये पैसा मिलेगा और ये सब कैसे डिटरमिन होता है? डेज अगो हमने ये सारी बातें पढ़ी हुई हैं। ये कुछ नया है बच्चों जो हम अगली क्लास में स्टार्ट करेंगे। फिक्स्ड एक्सचेंज सिस्टम, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम एंड मैनेज्ड फ्लोटिंग। मैं थोड़ा जोवियल लैंग्वेज में आपको बता रहा हूं। खबरदार पड़ोसी के बच्चे के साथ खेलने गए, हम जिसके साथ कहेंगे उसी के साथ खेलोगे तुम। इट इज नोन एज व्हाट? फिक्स। जाओ भाड़ में, जिसके साथ खेलना है खेलो, हमसे क्या मतलब, जो तुम्हारे साथ खेले खेले, हमसे क्या मतलब। इट इज फ्लेक्सिबल। 5 दोस्त हैं, मम्मी किसके साथ खेलूं? एक्स और वाई के साथ खेल सकते हो। मैनेज्ड फ्लोटिंग नहीं नहीं नहीं, मैनेज्ड फ्लोटिंग इज नॉट फिक्स्ड फ्लोटिंग, इसको डर्टी फ्लोटिंग बोलते हैं। होता क्या है, यहाँ पे गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि एक्सचेंज रेट क्या होगा। समझ में आ गया? यहाँ पे डिमांड और सप्लाई के फोर्सेस डिसाइड करते हैं। फोर्सेस में जब गवर्नमेंट अपनी ना घुसड़ देती है बीच में, तो वो मैनेज बन जाता है। तो बच्चे लड़ रहे हैं, लड़ने दो, बीच में पेरेंट्स जब चले जाते हैं ना, तो वो डर्टी गेम हो जाता है। लेट देम फाइट, दे विल बिकम फ्रेंड्स टुमारो, वी वोंट। जैसे आपने हिंदी मूवी देखी होगी, विलन हीरो को कुछ बोलता है, चुपचाप वो घर चला जाता है। इट इज व्हाट? फिक्स्ड। विलन भी हर दूसरी बात पे लड़ाई कर रहा है, हीरो लड़ाई कर रहा है। अब यहाँ पे जब हीरो ने विलन को सूतना चालू किया कायदे से,
तो उसके जो चेले चापड़ साइड में तो वो मारने चले जाते हैं, वो गलत चीज है ना। 1-to-1 लड़ाई चल, दैट इज मैनेज्ड फ्लोटिंग, दैट इज मैनेज्ड फ्लोटिंग। ओके, तो या तो गवर्नमेंट डिसाइड करेगी, जो जनरली सिस्टम कहीं चलता ही नहीं आजकल। जनरली क्या चलता है, डिमांड और सप्लाई, जो हमने पढ़ा था फिक्स्ड फ्लेक्सिबल, बेसिकली वो डिमांड एंड सप्लाई था। जब गवर्नमेंट अपनी नाक घुसेड़ देती है बीच में, तो ये गंदा काम बन जाता है, तो इट इज नोन एज मैनेज्ड फ्लोटिंग। समझ में आया कि नहीं आया? पक्का? तो इट्स जस्ट लाइक दैट, आई एम द कैप्टन ऑफ द क्रिकेट टीम। मैंने कहा कोई भी बैट्समैन, 20 ओवर का मैच है, 10 बैट्समैन है, 2 ओवर से ऊपर नहीं खेलेगा। 2 ओवर हो गए, चाहे तुम रन बनाओ, चाहे चलो वापस आ जाओ। इट इज व्हाट? फिक्स। जो अच्छा है वो ज्यादा खेलेगा, जो बेकार है वो जल्दी चलाएगा। जुगाड़ पानी जिसका है वो खेल लेगा कैप्टन से सोर्स लगा के, बाकी नहीं खेल पाएंगे। ये गंदा काम है, नीचता पे ये हरकत है, थोड़ा गिरा हुआ काम है। तो इट इज कॉल्ड एज व्हाट? मैनेज्ड फ्लोटिंग। समझ में आया कि नहीं? नहीं समझ में आया? तो दिस 3 विल बी डूइंग इन द नेक्स्ट क्लास। चलिए, दैट्स ऑल फॉर टुडे। किसी की कोई क्वेरी है तो प्लीज आस्क।